तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है साहु क्लासेस में। कल आपका 7 तारीख को आपका 7 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम है। उसमें से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किसके? ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन लेके मैं फिलहाल अभी आया हूँ। 40 एमसीक्यू है मेरे पास, लेकिन आपके एमसीक्यू 30 ही रहेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2023 का। मतलब ये मान लो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2023 का पेपर, ये 2023 में जो एमसीक्यू आए थे वो सारे के सारे एमसीक्यू है सोशल साइंस के। और आपके 7 तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये 40 एमसीक्यू, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर दोहराते हैं। जो झारखंड सरकार है वो कुछ नहीं पूछता, वो दोबारा क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। 10 साल के अंदर के जितने भी सवाल है उसको रिपीट करते हैं। तो मैंने अभी 2023 का पेपर लाया हूँ। मैं कुछ देरी के बाद 2022 का भी अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो चलो चालू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं लेते हैं और 40 सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन से ताकत 19वीं सदी के दौरान कौन से ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ऐसा लाने वाला कौन थे? तो राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी के कारण ही यूरोप में वहां के लोगों को राष्ट्रवाद मिला और वो आपस में एकता होकर सरकार के ऊपर, राजा के ऊपर उन्होंने विरोध चालू कर दिया था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब चालू हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था, है ना। फिर अगला सवाल है, 1804 के नागरिक संहिता, जिसने आमतौर पर नेपोलियन की सहायता के नाम से जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था? तो 1804 में जो नागरिक संहिता हुई थी वो नेपोलियन सुधार संहिता के नाम से जाना जाता था। वो किसके लिए हुई थी? तो हुआ था हमारा, वो हुआ था, इनमें से देखो क्या था। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त करना है तो कर दिया था। कानून के समक्ष सभी बराबरों को अधिकार, मतलब नेपोलियन जब आया तो सबको जन्म सिद्ध अधिकार खत्म कर दिया गया। कानून में सबको बराबरी की अधिकार मिलने लगा। प्राशंसिक विभाजन को सरल बनाया, सबको आसानी से सब कुछ मिलना चालू हुआ। और मतलब नाम माप तोल का एक विधि रखा। और इनमें से सभी हुए थे। अगला सवाल है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जेल के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। याद रखना कि जो खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। 1917 में गांधी जी ने के खेड़ा जेल के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था। और वो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। किसमें? गुजरात में स्थित है। आगे चलता है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नए शिक्षा नीति लागू करने के लिए न, लगान संबंधित नए कानून बनाने नहीं, संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशील का अध्ययन करने। मतलब वो यहाँ अध्ययन करने आया था कि यह लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, क्या करने? व्यापार करने आया था। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर का सवाल है कि 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो आलू। क्या था? आलू। आलू जो था वहाँ का ट्रेडिशनल खाना है। आलू देखना, अभी भी रील्स या यूट्यूब में आलू को फाड़ के वहाँ चीज वूज डाल के उसको पका के खाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें एक गुट दूरी शक्तियां, है ना, रूप में नासित जर्मन, जापान और इटली। दूसरा खेमा जो मंत्री राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन सा देश था? मतलब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 2 दशक के बाद, यानी दो दशक के बाद हमारा फिर से चालू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला में था, मतलब पहला टीम में था जर्मनी, जापान और इटली। तो दूसरे टीम में कौन थे? तो दूसरे टीम में ब्रिटेन, नहीं, ब्रिटेन, सर्वसंघ, फ्रांस और अमेरिका था। ब्रिटेन था, सर्वसंघ था, फ्रांस था और अमेरिका था। ये हमारे तीनों जन थे। ओके, आगे के सवाल पे चलते हैं, 8वां नंबर के सवाल पे कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो उत्पादन की। अगर महामंदी होता है या कुछ होता है तो उत्पादन तो गिरेगा ही, रोजगार मिलना कम हो जाएगा।
आय और व्यापार में भी कम हो जाएगा। इनमें से सभी हो गया था वहां। अगला सवाल है कि बुनकरों को कच्ची कपास के सामान्य का सामर्थ्य का सामान्य क्यों नहीं करना पड़ रहा था। तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, मतलब कच्चे कपास जो थे वो बहुत सारा लोग उगाने लगा था। कपास की फसल नष्ट की गई। स्थानिक बाजार सिकुड़ गया, मतलब जो सामने जो व्यापार आता है, जैसे अभी हम लोग खेती करते हैं तो बहुत कोई बाजार नहीं जाता, वहीं आ जाता है, या बाजार जाता है तो वहाँ बाजार में व्यापारी नहीं आ रहे, और व्यापारी नहीं आ रहा तो तेरा सामान को खरीदेगा कौन रे, तो खरीदेगा नहीं, इसीलिए निर्यात बाजार गिरने लगा। मतलब निर्यात बाजार मतलब लगातार बाजार गिरते रहा, जिसके कारण कपास की खेती हमारे बुनकरों ने करना बंद कर दी थी। इसीलिए 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सी थी। तो कपास और धातु, मतलब 19वीं सदी में जो ब्रिटेन में हुआ था वो सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था, कपास और धातु था। अगला सवाल है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो चीन में। मुद्रण यानी पैसा चालक, पैसा से काम सामान लेना, सबसे पहले चीन में चालू हुआ था। 12 नंबर का सवाल है, निम्न जाति आंदोलन के मेरठ प्राणी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमर्गिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखा था। तो जाति प्रथा के अत्याचारों को लिखने वाले थे, है ना, ज्योतिबाई फूले थे। ज्योतिबाई फूले। मराठी प्रणाली कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमरी में लिखा था। तो ज्योतिबाई फूले। राजा राम मोहन राय, मतलब वो जहाँ हम सब डाउनलोड किए हैं इसको, ये वहां से टिक लगाया जिस बच्चे ने लगाया, उसका पेपर है। आगे चलते हैं हम लोग। सामान्यतः के आधार पर संशोधन को दो भागों में बांटा जाता है, उनमें उनके नाम क्या है। देखो, समानता आधार पर संशोधन को दो भागों में बांटा गया है, तो जैविक अजैविक नहीं, नवीनीकरण अनवीनीकरण, मतलब जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है और जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता। अगला है 14 नंबर का सवाल, संसाधन के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार के वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गए हैं। मतलब बहुत सारा हम लोग जो मिल रहा है उसको अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। भूमि भूमि भूमंडलीय तापमान, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसा पहले के टाइम में जितना गर्मी नहीं होता था अभी के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी। ओजन का मतलब जो हमारा ओजन लेयर है जो सन के किरणों को आने से, हानिकारक किरणों को आने से रोकता है, उसका डैमेज हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, वो तो सब दिख रहा है। तो इनमें से सभी होगा आंसर हमारा। वनों को वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, परिस्थितियों की विविध बनी रहती है। जीवन संसाधन सांध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है। ये सही है, ये भी सही है। बेहतरीन जनन के लिए वनस्पति और पशु में जीनी विद्युत का संरक्षण करती है, मतलब वहां अगर पशु रहेंगे तो और जानवर आएंगे और बहुत सारे जानवर और आएंगे। जीन मतलब आएंगे उससे। तो इनमें से सभी। वो 16 नंबर का सवाल है, वन और वन्य प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों सा, को सर्वाधिक मूल्यवान कहा गया है। तो अवर्गीकृत, है ना, अवर्गीकृत वनों को। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, मतलब जो हमारा फैक्ट्री प्लांट से गंदा निकल रहा है उससे से, रासायनिक के अधिक उपयोग से, जो कीटनाशक दवाई हुआ छिड़कता है तुम पानी में, वो भी तो नदी में जाता है। कीटनाशक और कृषि के प्रयोग उर्वरक के प्रयोग से, हाँ ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, चार तीनों सही है, मतलब इनमें से सभी। मौसम के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है उस वह किस फसल के अंतर्गत आता है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। कौन सा फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के, याद रखना, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। पवन और पवन और सौर ऊर्जा संशोधन की बहुतायी भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अधिकतर किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। किस राज्य में,
राजस्थान में पाया जाता है, याद रखना। जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग में से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती है? जलकृता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये सारे कुछ हो सकते हैं। अगर हमारे जल में ये सब उर्वरक हम मिलाएंगे तो हमारा जलकृता मतलब टेस्ट खत्म, लवणता यानी घुलने का शक्ति खत्म, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जो हाँ सूक्ष्म जीव रहते हैं वो भी मर जाएंगे। तो इनमें से सभी। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह अयस्क, है ना। मतलब औद्योगिक रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है? तो लौह अयस्क को माना गया है, याद रखना। 22 नंबर का सवाल हमारे पास आते हैं। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग अवलौकिक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो हमारे निम्न में से किस प्रकार का खनिज का उपयोग अवलौकिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो अवलौकिक उत्पादन ऊर्जा के लिए तो यूरियम और थेरियम होता है। यूरियम और थेरियम होगा। वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालता है? मतलब तो मानव स्वास्थ्य पर, पौधे पर, पशुओं पर, इस सब में डालेगा अगर वायु प्रदूषण होगा तो इनमें से सभी। एक बात ध्यान दे रहे हो कि जिसमें इनमें से सभी आ रहा है उसमें सब इनमें से सभी आंसर हो रहा है। तो 2023 का पेपर ऐसा बना था कि अगर इनमें से सभी जिसमें ऑप्शन है वो सही आंसर है। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? डच। किस भाषा को? डच भाषा को। किस भाषा को बोलने में? डच भाषा को। नहीं, डच नहीं, रुक जाओ, डच नहीं होगा, हम भी गलत इसके मिटा देते हैं। डच भाषा नहीं, फ्रेंच भाषा। कौन भाषा? फ्रेंच भाषा के लोग। अब 25 नंबर का सवाल आता है हमारा। 25 नंबर का सवाल है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? सहेली सहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरी में सहेलियों का प्राथमिकता दी गई, मतलब भाषा वहाँ। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया, इनमें से सभी नहीं। सहेलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, मतलब वहाँ का भाषा है श्रीलंका का। ओके। 26 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश रखता है? तो सांसद। कौन रखता है? संसद। कौन रखता है? सांसद। कौन रखता है? सांसद। नहीं, सांसद नहीं, न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। कौन रखता है? न्यायपालिका रखता है। न्यायपालिका मतलब निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश रखता है? तो न्यायपालिका रखता है। कौन रखता है? न्यायपालिका रखता है। पोखरण, जहां भारत ने 1898 में अपने परमाणु परीक्षण के लिए भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब पोखरण जहां 1858 में पोखरण जो 1898 में परमाणु बम संरक्षण किया गया था वो कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। पोखरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, याद रखना। हमारा 28 नंबर का समाज है। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होते हैं जन्म पर। अगर देखो हमारा मृत्यु पर, सामाजिक विभाजन मृत्यु पर कर, विवाह पर नहीं, शिक्षा पर, जन्म पर। किस जाति पे जन्म ले उसी पे तुमको विभाजित किया जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? मतलब सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हमारा? 29 नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर। 29 नंबर का हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मंत्र सांप्रदायिकता होगा। क्या होगा? सांप्रदायिकता होगा, धर्मनिरपेक्षता नहीं होगा। धर्मनिष्ठता मतलब सेकुलरिज्म का बातें नहीं हो रहा कि तुम अपने धर्म के बारे में करो, हम अपने धर्म के बारे में नहीं।
तो 30 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। मतलब बच्चों की मृत्यु की दर सबसे कम किस राज्य में है? देखो केरल। कितना शर्मनाक उसकी भी मृत्यु दर बता रहा है। निम्नलिखित में से किस औसत आय कहा जाता है? किससे औसत आय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, मतलब औसत आय जितना, मतलब हम दिहाड़ी, अभी मजदूरी कितना है? लगभग 300 रुपया, है ना? तो ये प्रति आय है, दिन का, डेली कमा रहा है। तो आय किसे कहते हो? औसत आय किसे कहते हैं? जो डेली कमा रहा, प्रति व्यक्ति आय, कि हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है एक दिन। 32 नंबर का सवाल है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है किस आधार पर विभाजित है? तो रोजगार रोजगार सत्तों के आधार पर, उद्गम सर्वत के आधार पर। तो उद्गम सर्वत के आधार पर। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, विज्ञापन और प्रौद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। आजा, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करे करके आवश्यकताओं के दोहराए संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? मतलब कौन सा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करे करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? तो मुद्रा। कौन सा? मुद्रा। कौन सा है? मुद्रा। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन कई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो। मतलब तुम अगर फैक्ट्री खोलो तो देखोगे ना, बाजार नजदीक होना चाहिए, तब ना सामान बेचोगे। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, मतलब मजदूर कम पैसे में काम करने के रेडी हो। उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, पानी हो, अच्छा जगह हो, तब जाके तुम अपना प्लांट या कुछ खोलोगे, वरना नहीं खोलोगे। बाजार नजदीक होना चाहिए, कम श्रमिक में काम करने वाले होने चाहिए, न सारी चीज उपलब्ध होने चाहिए, इनमें से सही तभी होने चाहिए, तब जाके तुम एक प्लांट को खोलोगे, वरना नहीं खोलोगे। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ना या एकीकरण करने में कौन सा सहायक होता है? यानी विभिन्न देशों को बाजार को जोड़ना, एकीकरण में से कौन सहायक होता है? तो बैंक। तो याद रख लेना, विदेशी व्यापार, है ना, विभिन्न देशों से बाजार जोड़ने या एकीकरण करने में कौन सा सहायक होता है? विदेशी व्यापार। अगर हम किसी देश से व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये गलत है बाबू, टिक लगाया हुआ गलत है ना। विदेशी व्यापार से, हम किसी से व्यापार नहीं कर रहे हैं तो हम किसी देश से कैसे जुड़ पाएंगे? नहीं ना जुड़ पाएंगे। तो अगला सवाल है 37 नंबर का, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय में किन कारणों में से हुआ है? 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ है? तो अत्यधिक खाद की कमी से, खादों की कमाखोरी से, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट से। तो 37 नंबर का सवाल हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखो, इनमें से सभी जिसमें आ रहा है वो सारा का सारा सही हो रहा है, ध्यान देकर चला करो। संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो संविधान के संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था को तीसरे स्तर पर किस प्रकार बनाया गया है? शक्तिशाली और प्रभावी शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। अरे यार, ऐसा में संविधान है, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, याद रखना। अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आती है? तो शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। तो हमारा हो जाएगा कौन हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था, कि तुम जाति के धर्म पे उन्हें अलग कर रहे हो, बांट रहे हो, कहीं जाने नहीं दे रहे हो, है ना। अगला सवाल है 40 नंबर का सवाल, लास्ट सवाल। लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित सामूहिक या दबाव सामूहिक की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? सरकार के संजम बनाए रखना,
आंदोलन को साफ बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इसमें सभी, है ना, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आपको आई होप सबको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, और सभी को याद रखना ये 40 सवाल में से आपको लगभग सवाल देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सवाल है, ये आपको सवाल देखने को मिले जाएंगे, यानी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को अभी हमारा 7 तारीख तक है, कब एग्जाम है, 7 तारीख, हम सुबह तक अपलोड करेंगे, वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, अभी लगातार वीडियोस अपलोड होंगे। ओके, तो 7 तारीख तक बने रहिए। 7 तारीख तक आपके 30 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव सही करके दिखाऊंगा, या आप तो करके देखो या खुद करो। चलो करके देखते हैं। चलो सबको अपने एग्जाम के लिए सब लगे रहो, कोई कहीं नहीं, दोस्त यार कोई नहीं, इम्पोर्टेंट जो है उसी करेंगे, दोस्त अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्त बुला रहा है, भाई रुक जा, कुछ दिन के बाद तेरे पास आऊंगा, अगर वो बुला रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो आपका दोस्त नहीं, वो आपको समझ ही नहीं पा रहा कि उसका एग्जाम है, एग्जाम यानी एग्जाम और कुछ नहीं, है ना। दूसरी बात, मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा, सब मेहनत पर निर्भर है।